नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेणु आईवीएफ कानपुर से नौ दुर्गे की सीरीज में रेणु के साथ दिल से दिल तक आज आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन ही अपने आप में एक पूरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए वो माँ की तरह हैं जो हमेशा लाड़ करती हैं, पिताजी की तरह जो थोड़ा डांट भी लगाती हैं, फटकारती भी हैं जहाँ मैं गलतियाँ करती हूँ, और एक सखी की तरह हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए गाइड करती हैं, और गुरु के रूप में मेरे लिए वो परमेश्वर से कम नहीं। अगर हम अपने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी सोसाइटी की बात करें तो मैं उन्हें भीष्म पितामह कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने ही लोगों के जीवन को संवारा है, और उनके हाथ से संवारने से उनकी पढ़ाई हुई बेटियां आज देश और दुनिया में भारत देश का, कानपुर का नाम रोशन कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप जान ही गए होंगे डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री मैडम को। मैडम प्रणाम। मैडम जो है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी की प्रोफेसर से रिटायर होकर आज एकेडमिक्स में बहुत नाम रोशन कर रही हैं। खुद भी विमेन एम्पावरमेंट की एक पुरोधा है। उनके ऊपर कितने अवार्ड्स मैडम को मिले हुए हैं उसकी तो शायद कोई गिनती ही नहीं है। जहां मैं बैठी हूँ मैडम के ड्राइंग रूम में, और उनके ही हॉस्पिटल में इतने अवार्ड्स हैं कि हम शायद उनको इस अगर पॉडकास्ट में लेना शुरू करेंगे तो आधे घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। उनके लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। पूरी ही उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जिससे मैं जब मैडम से कभी भी मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। जो सबसे ज्यादा सीखने की बात है वो है मैडम की कामनेस। हमेशा मैंने उनको एक मुस्कुराते हुए देखा है। कितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी हो, कितना ही बड़ा कार्य करना हो, कितने ही लोगों से कार्य कराना हो, मुझे नहीं पता वो इतनी सारी चीजों को कैसे बखूबी निभाती हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए डांटती भी हैं तो भी लगता है प्यार कर रही हैं। ये वो क्वालिटी है जो मुझे उनसे बहुत ज्यादा सीखनी है। मैडम बहुत बहुत प्रणाम। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपने टेम्परामेंट को इतना शांत और इतना काम कैसे रखती हैं? आपकी ये वो क्वालिटी है जो मैं सच में सीखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ, ज्यादा काम होता है तो घबरा जाती हूँ, नाराज होने लगती हूँ। आसपास घर परिवार के लोग और हॉस्पिटल का स्टाफ भी वो डरने लगता है कि मैडम आप गुस्सा हो जाएंगी या कहीं नाराज होके फट ना पड़े। तो एक ये चीज मैं आपसे जरूर से सबसे पहले पूछना चाहूंगी, एक स्थित प्रज्ञ एटीट्यूड जिसे कहते हैं कि काम एटीट्यूड आप हमेशा कैसे मेंटेन करके रखती हैं? रेनू, थैंक यू वेरी मच। तुमने इतनी सारी बातें मेरे लिए कही, और मेरा प्यार और ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, साथ था और अभी भी है। काम और कूल के बारे में मुझे सिर्फ इतना बताना, अगर किसी चीज़ में कोई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है तो आपको क्वाइट रहना पड़ेगा। डीप वाटर्स रन साइलेंटली। अगर हमारे टेम्परामेंट में टर्मोइल आ जाएगा तो दूसरा आदमी हमसे कोई लर्न भी नहीं कर सकता, एंड वी आर नॉट एबल टू गेन एनीथिंग। जैसे दूध में जब उबाल आता है तो आप उसकी किसी भी वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट व्हेन इट इज कूल आप साइलेंटली पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ग्रेविटी है, मलाई पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है। तो टर्मोइल को हमें अवॉइड करना है, तभी कुछ गेन होगा, अदरवाइज लूज 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 रहेगा। जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी इरिटेटेड है, आप भी इरिटेटेड हैं, नेट रिजल्ट जीरो। तो आपको कोई भी रिजल्ट मालूम करने के लिए, हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि घर में कोई बीमार है, बहुत सिचुएशन खराब है, बच्चों को कुछ और, अगर मैंने ही अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया तो वी विल नॉट बी एबल टू कम आउट। तो इसलिए साइलेंटली कोई भी काम करो तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है, और वी विल कम आउट विद ग्रेट सक्सेस। बहुत बहुत ही गूढ़ बात है मैडम, बट इजियर सेड देन डन है। इस टेम्परामेंट को लाने के लिए मुझे लगता है बहुत ग्रेविटी की जरूरत है। आई होप मैं पूरी फिर से कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जैसी थोड़ी सी बन पाऊं। दूसरी बात मैम, अब ये आपको आपके बचपन की तरफ चलते हैं। मैं सच में सोचती हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको ग्रूम करने में आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कैसा रहा होगा आपका बचपन?
क्या सोचा था आपने कि आप इतनी ऊंचाइयों को छुएंगी, डॉक्टर बनेंगी, इतने लोगों की जिंदगियों को इतना रोशन करेंगी? Renu, truly speaking, being doctor is not by choice, it's by chance. ओके। कैसे? हमारे घर में आईएएस अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ज्यादा रहे हैं, हमारी बुआ लोगों के यहाँ। तो मैंने देखा कि वो समाज सेवा में और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके हाथ में बहुत पावर्स हैं, बहुत सी चीजें उनके द्वारा हो सकती हैं। तो बीइंग एल्डेस्ट इन द फैमिली, माय मदर वाज इन टीचिंग, और उनको बाय गॉड्स ग्रेस सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड की अवार्डी हैं फॉर यस शी गॉट इट फॉर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री। उस समय तो उनकी बड़ी इच्छा थी हमारी मदर की कि मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, और मेरा भी मन था कि मैं समाज में ये सुधार करूंगी, विमेन के लिए ये करूंगी। लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी होनी चाहिए थी। लेकिन बीएससी तक पहुंचने की नौबत आए उससे पहले हमारे साथ के लोगों ने कॉलेज में फॉर्म भरना शुरू करा कि मेडिकल में जाना है, इसमें जाना है। तो उस एज में किसी ने मुझको ये नहीं कहा कि तुम ये ना करो, जो करना है करो। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा बढ़ावा दिया। तो इट वाज ए चांस कि पीएमटी के फॉर्म पहले भरे गए, इंटरमीडिएट पास कर चुके थे और बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो फॉर्म भर दिया, और बीएससी के बाद ही आप आईएएस में बैठ सकते हैं। ग्रेजुएशन उसके लिए जरूरी है। तो ये समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट के बाद जब एग्जाम में फॉर्म भर दिया तो नेचुरली बैठना था तो तैयारी भी करनी थी। तो माय फादर टोल्ड कि देखो बेटा, ऐसा है कि सेलेक्ट तो तुम हो ही जाओगी, लेकिन ये ध्यान रखना भाई स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तभी मैं भेजूंगा, ऐसे जबरदस्ती इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव एजुकेशन। तो वहां पर ये नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मुझे ये लगता था कि स्कॉलरशिप आना चाहिए। अच्छा। और उस जमाने में रेनू सब एक सिंगल एग्जाम नहीं होता था, अलग अलग एग्जाम होते थे। आई हैव टू अपीयर फॉर आगरा, आई हैव टू अपीयर फॉर वाराणसी, आई हैव टू अपीयर फॉर लखनऊ। तो मैं 3 एग्जामिनेशन में अपीयर हुई थी। और कुछ ऐसा हुआ, तीनों में सिलेक्शन हो गया। लेकिन किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में मेरी फर्स्ट रैंक गर्ल्स में आई थी। नेचुरली स्कॉलरशिप तो मिल रही था। तो घर से परमिशन मिली, यस यू कैन गो टू लखनऊ। दैट इज हाउ आई एंटर्ड। एंड वंस आई एंटर्ड तो मुझे लगा कि आईएएस से ज्यादा बेटर मेरे जो ख्वाब हैं इसमें ज्यादा मेटेरियलाइज हो जाएंगे। एंड दैट इज हाउ बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, या जो भी कुछ कहिए, भगवान को मुझे इस रूप में देख के वो काम करवाने थे जो मेरी इच्छा में थे। तो इस तरह से मैं मेडिकल में एंटर हो गई। एंड एक बार एंटर हो गए तो फर्स्ट प्रोफेशनल में बहुत बढ़िया नंबर आए, फर्स्ट पोजीशन, ये वो सब चीजें। एंड आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग आईएएस की नहीं, दिस इज बेटर, आई कैन डू मच बेटर इन मेडिकल फॉर द सोसाइटी, इन मेडिकल प्रोफेशन। सो आई केप्ट ऑन वर्किंग एंड यू सी आई कुड गेट वेरी गुड मार्क्स ऑल थ्रू। हमारी पोजीशन रही, बड़े इंपॉर्टेंट मेडल, चांसलर्स मेडल, स्टॉट गोल्ड मेडल, टिक्कू गोल्ड मेडल, ये जो बड़े बड़े मेडल थे सब फर्स्ट सेकंड लोगों को जो मिलते रहे हैं। तो उससे और बढ़ावा रहा कि अरे अच्छा ये भी कर सकते हैं हम, आई कैन गेट दिस थिंग, आई कैन गेट दिस थिंग, आई कैन गेट दिस थिंग। एंड दैट इज हाउ आई केप्ट ऑन वर्किंग एंड आई हैव डिसाइडेड दैट यस आई हैव चूजन दिस प्रोफेशन, और मुझे मेडिकल में ही जाना है और मेडिकल में ही एक्सेल करना है। तो तीनों हमारे जो एम थे वो पूरा करने के लिए, by profession I am a doctor, so treating patients is my first duty. Being teacher, teaching is my legislative relationship with the students. And another thing, women empowerment is my passion. So these are the 3 things which I still started. I did it during MBBS also, I did it afterwards also. थोड़ा बढ़ता गया। और in my second inning, women empowerment वाला passion, it became a little more passionate and I'm little more sensitive for that. And I believe I will be able to do something by the grace of the God and by my friends and colleagues all around. Wonderful, ma'am. आपकी जिंदगी, मैंने कहा कि जब मैं एमएस कर रही थी तो आप सिर्फ 1 साल के लिए कॉलेज में थे और फिर आप मेरे एग्जामिनर बन के भी आए थे। तो मैंने आपकी जो देखी वो ज्यादातर
सेकेंड इनिंग ही देखी, आपसे पढ़ाई भी की आपने। मुझे मोटिवेट करके, मुझे उस समय याद है आईएमए में 11 जुलाई को सबसे पहले जो मेरा आपसे एनकाउंटर हुआ, तो आपने मुझे चूज किया कि इस लड़की से 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे एक लेक्चर दिलवा दीजिए। सो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, और मैं कानपुर में भोपाल से आई हुई थी, गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके एमएस करने आई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता बट मैडम हैज पिक्ड मी अप। तो मुझे लगता है एक टीचर की एक निगाह होती है कि किस स्टूडेंट से हम किस चीज में वो काबिल हैं या लायक हैं। मैडम, मैं आपके साथ ज्यादा समय व्यतीत किया है आपको ये देखते हुए कि आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन योर सेकेंड इनिंग, एंड आई हैव सीन यू वर्किंग हार्ड। आपने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट की हैं। फॉक्सी यानी कि फेडरेशन ऑफ गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हमारी स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सोसाइटी है, जिसमें मोर देन आई थिंक 40,000 ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेटिशियंस हैं, तो उसमें मैडम जाने जाती हैं अपने एकेडमिक्स के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक डेडिकेटेड उसके लिए। मैडम ने कॉन्फ्रेंस कानपुर में भी की थी जिसमें हमारे प्रेसिडेंट उस समय के जो थे श्री रामनाथ कोविंद जी भी आए थे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट भी किया था। तो मैडम, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने विमेन एम्पावरमेंट को क्यों चूज किया टू कैरी इट फॉरवर्ड अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए? रेनू, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट इनिंग में हमारा फर्स्ट गोल इज माय एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, एंड कम आउट एज ए गुड टीचर। फॉर बीइंग ए गुड टीचर आपको पढ़ना भी बहुत पड़ता है। आज भी वही हैबिट जब एक बार पड़ जाती है, 5 o'clock माई हस्बैंड गेट्स अप, आई ऑल्सो गेट अप एट 5 o'clock. He is a real inspiration to me. He is a pathologist and he is very innovative. उनकी एक एक चीज़ को मैं फॉलो करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि यू कैन गेन मेनी थिंग्स। जैसे फर्स्ट ब्लड बैंक उत्तर प्रदेश में हम लोग का प्राइवेट ब्लड बैंक था, दैट वाज ओपनड इन किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, बिकॉज सारे प्रोफेसर हमको बहुत प्यार करते थे और डॉक्टर साहब को भी बहुत लाइक करते थे। ही सेड यू स्टार्ट दिस ब्लड बैंक। जैसे ही इन्होंने एमडी पैथोलॉजी करी, इन्होंने फर्स्ट ब्लड बैंक अपना खोल दिया। ग्रेट। और उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट ब्लड बैंक। और डॉक्टर एस.सी. मिश्रा का तुमने नाम सुना होगा, ही हैज जस्ट ऑनर्ड हिम इन वन ऑफ द फंक्शंस कि दैट ही इज आवर बॉय जी। और उसके बाद ही इनको इंस्पिरेशन हुआ क्योंकि हमारे पेरेंट इन लॉज यहीं पर रहते थे और डॉक्टर साहब को भी इच्छा थी कि अपने पेरेंट टाउन में भी एक और ब्लड बैंक होना चाहिए। सेकेंड ब्लड बैंक ही हैज स्टार्टेड ओवर हियर। सो एज यू नो कि पब्लिक और सब इनसे इतने खुश थे कि इनके नाम से हम लोग की रोड बनी है, डॉक्टर आरसी अग्निहोत्री क्रॉसिंग। तो ही इज ए डेडिकेटेड पर्सन। तो एक डेडिकेटेड पर्सन की वाइफ होने के नाते मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी कुछ चीज बहुत डेडिकेटेड करनी है। तो विल यू बिलीव इट कि मॉर्निंग में 5 o'clock जैसे कोई विद्यार्थी लोग पढ़ते, हम लोग दोनों उठ के थोड़ा एक्सरसाइज और वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करके लौट के आए, तो चाय पीते वक्त घंटा डेढ़ घंटा इनको भी पढ़ना, मुझे भी पढ़ना। तो वो हैबिट अभी भी बनी हुई है कि कुछ भी नहीं होता तो कोई जर्नल लेके पढ़ लेते हैं उसके पॉइंट। और मॉर्निंग में उठ के आई हैव टू नोट डाउन कि आज मुझे रात तक क्या क्या करना है। जरूरी नहीं कि मेरी सब चीजें पूरी हो जाएं, वो नेक्स्ट कैरी ओवर हो जाता है नेक्स्ट उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब चीजें टेलर्ड, मास्टर्ड और प्लान वे में करें तो कोई भी चीज हमारी छूट नहीं सकती है। बच्चों को अगर स्कूल भेजना है, उस समय बच्चे छोटे थे, डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते थे क्योंकि 2 जगह पर अकेला ब्लड बैंक का था, तो रात दिन ही यूज्ड टू वर्क। आई वुड लाइक टू से कि 24 आवर्स में ये 48 आवर्स कवर करते थे। तो आई हैव सीन हिम वर्किंग लाइक ए वर्कहॉलिक। और बच्चों को भी देखना, तो 7 बजे बच्चे जैसे ही स्कूल की बस आती थी तैयार करके उनको भेजा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि 8 बजे डॉक्टर सुनंदा बाई वॉज माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं उनकी रेजिडेंट थी, तो 8 बजे उनको पेशेंट दिखाने के लिए पहुंच जाना था जी। तो आई मीन एवरीथिंग वाज सो मिनट टू मिनट टेलर्ड। जैसे प्रेसिडेंट का प्रोग्राम आता है फर्स्ट मिनट में, सेकेंड मिनट में, ऐसे हम लोग का मिनट टू मिनट टेलर्ड प्रोग्राम था। उसी के हिसाब से हम वर्क करते थे। और अभी भी, अब जब बच्चे भी नहीं है और सिर्फ हम ही दोनों लोग हैं, तो हमारी आया जो रात में सोती है वो कहती है कि बताइए भैया आप 5 बजे क्यों उठ जाते हैं? तो इट इज देयर। तो वंस यू गेट अप, थोड़ा सा वॉक करके आए और फिर वही किताब खोल के बैठ गए, लेटेस्ट जर्नल निकाला, ये करा वो करा।
और तुमने देखा है कि अभी एक बुक हाँ भी जी। रिलीज करी है, तो हाँ। अगर पढ़ते नहीं तो मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पीछे हट गए। तो डीलिंग और पेशेंट्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, दे कम विद गूगल्स एंड दिस थिंग। आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, आपके पेशेंट्स इतने वीआईपी हैं, आपको एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, then only you can satisfy your patient, then only we can improve our surgery. So everything requires continuous you see हाँ जी। processing, doing, redoing, doing and redoing. ये बहुत ही And so अच्छा मैसेज मैडम दे रही है आज की यंग जनरेशन को, यूथ को, बेटियों को, नारियों को जो आगे बढ़ना चाहती हैं कि यू हैव टू प्लान योर डे वेल। आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, पूरे 24 घंटे में आप किस हिसाब से काम करने वाले हैं ये आपको देखना है। आज भी मैडम का ये शेड्यूल है, कितना सीखने की बात है। आज के जमाने में जहां बच्चे, बहुत सारे लोग अपना टाइम इंस्टा, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे होते हैं, शी इज स्टिल वर्किंग सो हार्ड। एंड लेट मी टेल यू, आज भी कॉन्फ्रेंसेस में जब मैडम एज किसी भी मॉडरेटर खड़े होते हैं ना, तो हम लोग को अंदर से डर लगने लगता है और पहले ही सोचने लग जाते हैं कि हम भाई अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि जहां पर मैडम का नाम लिखा है कि मैडम विल मॉडरेट द सेशन और मैडम विल बी देयर हमारे ऊपर, तो आज भी मैडम की नॉलेज हम लोगों से ज्यादा होती है। उनके पढ़ने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स, दे आर वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो जिंदगी को आगे कैसे लेके जाना है, उसके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। आपका एक बना बनाया टाइम टेबल रहेगा तो दिमाग के साथ आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी। मैडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर लोग, जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया, बच्चे हुए, तो सबका ये कहना था कि भाई वर्किंग मदर हो, बच्चे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। बट मैंने आप देखा है, तीनों ही डॉटर्स आपकी दे आर प्रोडिजीज, और तीनों ही सन इन लॉज, आई डोंट नो, इतने ज्यादा लायक सन इन लॉज हैं आपके, तीनों बेटियां आपकी इतनी लायक है। तो इतना काम उस समय भी आप कर रहे थे कि आप मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर प्रोफेसर थे, वहां पर इतना 7-8 घंटे, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस, एग्जाम्स लेना, सर इतने बिजी थे। कैसे आपने वर्क लाइफ बैलेंस किया उस समय, और कैसे अपनी बेटियों को इतना संस्कारी और इतनी वैल्यूज और इतना पढ़ाई में अव्वल बनाया? रेनू, आई स्टिल बिलीव यूनिट वन फैमिली में आई डोंट हैव एनी फेथ जी। मेरे घर में हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉक्टर साहब की कोई सिस्टर नहीं है, ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन, और इनकी ग्रैंड मदर भी साथ रहती थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप शादी होने के बाद जिस जगह पर आए हैं उसमें आप वेल एडजस्टेड हैं, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होती है। बिल्कुल ठीक मैम। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हर चीज मदर नहीं बता सकती है। बहुत सी चीजें यू कैन लर्न फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, फ्रॉम योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड ग्रैंडफादर एंड द रिलेटिव्स हु आर कमिंग। जो आज की सॉलिटरी फैमिली है, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सब बच्चे सॉलिटरी, डिप्रेस्ड और अनकॉन्शियस माइंड में उनके कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं ये नहीं कर पाया, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये नहीं कर पाया, वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। हम लोगों की फैमिली में ऑलवेज देयर इज ए सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट। सपोज मदर ने का बहुत स्ट्रिक्टनेस करी, तुमको पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, तो दैट इज बीइंग सपोर्टेड। लाइक इफ आई टेल यू समथिंग एंड योर हस्बैंड आल्सो टेल्स कि नहीं मैडम ने ऐसा कहा है तो तुम ये करो, तो इट विल बी ए डबल बॉन्ड ऑन यू कि यस इट शुड बी डन। और उन लोगों को ये भी पता चलेगा कि अपने से बड़े लोगों की कैसे इज्जत करनी है। जब वो डॉक्टर साहब को और हमको देखेंगे कि हम अपनी मदर इन लॉ के साथ ये कर सकते हैं, इसके साथ ये कर रहे हैं, तो वो उसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में बिहेव करेंगे, उसी तरह से अपने ससुराल में भी बिहेव करेंगे। तो बाई ग्रेस ऑफ द गॉड मैं ये बताना चाहती हूँ कि तीनों बच्चों की परवरिश में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सब चीजें टेलर्ड थी। उनके स्कूल के आने के टाइम में, जैसे 2 बजे सपोज आई हैव टू गो, हम लोग के रूटीन बना हुआ था, आज मेरी गाड़ी जाएगी, कल मेरे फ्रेंड की गाड़ी, उनको स्कूल से लाना, उनको छोड़ना, उसके बाद लंच कराना, लंच कराने के बाद इसी घर में आगे वाले पोर्शन में आई यूज टू प्रैक्टिस, खाना खिला के उनको सुला देना, क्योंकि स्कूल से आके सब थके होते थे। और वो जो उनका सोने वाला पीरियड था, वो शाम को 5 बजे तक मैं पेशेंट देख रही हूँ। उसके बाद शाम का होमवर्क का पीरियड,
और दूसरे कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि मम्मी बैठी हुई है तो ज्यादा पढ़ेंगे। तो अगर सपोज इवन इफ आई एम स्लीपिंग आई विल प्रिपेयर माय लेक्चर्स इन बिटवीन, यू कीप ऑन स्टडीइंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग माय लेक्चर। और उनको मालूम था कि अगर कोई कॉल आई है मुझे ऑपरेशन करने जाना है तो आई टेल देखो 1 घंटे के अंदर हम लौट के आएंगे, इतना वर्क तुम्हारा कंप्लीट हो जाना। तो कुछ ऐसा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते थे और हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब दे स्टूड लाइक ए रॉक सपोर्ट टू मी ऑल थ्रू। क्योंकि मेरी तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं आई वाज इन 3rd ईयर देन व्हेन आई वाज मैरिड। तो एमडी से लेकर एमएससी जो भी कुछ मैंने करा तो उसके बाद ही करा। तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे फादर इन लॉ गाड़ी से हमको मेडिकल कॉलेज छोड़ने आते थे और लेने आते थे। तो सब लोग उस जमाने में बहुत आश्चर्य करते थे, इज योर फादर? तो आई यूज्ड टू से यस ही इज माय फादर। तो रेनू इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है और आपका डिसिप्लिन। मतलब अगर मैंने कहा है कि इस वक्त 2 बजे के बाद खाना नहीं खाना है तो 2 बजे के बाद नहीं, तो उनको डिसिप्लिन शुरू से ही अगर हम सिखाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर्स हैं, बड़ी वाली भी डॉक्टर है, छोटी बीच वाली भी डॉक्टर है और सबसे छोटी वाली भी, वो तो केजी की टॉपर है, उसने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से करा है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल द 3 आर डॉक्टर्स। बट जैसा कि मेरे हस्बैंड का मैं तो बता चुकी हूँ, उनके मन में वो आईएएस वाला जो कीड़ा है थोड़ा लगा तो ही वांटेड कि सन इन लॉ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हो जी। तो हमारा एक ही सन इन लॉ जो है वो टॉपर है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर एंड इज द न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द टाउन। एंड बाकी दोनों हमारे सन इन लॉ आईएएस के टॉपर्स हैं, एक यूपी काडर के हैं और दूसरे एमपी काडर के। We are so proud of you, मैम। एंड मैडम के सभी पॉडकास्ट पे लेने का यही है। देखिए मैडम की जिंदगी से कितना इम्पोर्टेंट मैसेज, भारतीय संस्कृति में हमारी जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो एक बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है। पहले शायद ही हम कभी सुनते थे कि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या घर में किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता होगा, क्योंकि आपस में सब इतने इंटरट्वाइंड होते थे। एक तो समय भी नहीं होता था और सब एक दूसरे की देख रेख करने के लिए, एक दूसरे के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सक्षम होते थे। साथ ही साथ बच्चों को देखने के लिए अगर वर्किंग मदर्स हैं या घर में भी रहने वाली माताएं हैं तो ये जरूरी है कि अपने को वर्क और अपनी बाकी सारी चीजों के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है वो बहुत प्रूडेंट और इंटेलिजेंटली अगर आप करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर पा सकते हैं। मैडम की जिंदगी से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मैडम आप एकेडमिक्स में आज भी इतना आगे हैं, कभी आपको ये नहीं लगा कि अदर देन एकेडमिक्स कि आप कुछ और करें, आपकी कुछ और ऐसी हॉबीज या जिंदगी में हर एक के कभी कुछ रहता है, कुछ रिग्रेट रह जाता है कि अरे अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगी जीवन में तो मैं ये चीज और थोड़ी सी ऐड करती अपने लाइफ में, ऐसी कोई चीज मन में कभी कुछ ऐसा? अभी ऐसी कोई चीज नहीं लगती है जी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू your very broad life is there and there are very many miles before you sleep. It's not the end of the story. So women empowerment के लिए जो मैं throughout struggle कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे आज हालांकि इसका लोग मिसयूज भी करते। कोरोना पीरियड में आप देख लीजिए, कोरोना पीरियड में हमारी लेडीज को सब तरीके की सुविधाएं दी गई। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया। डॉक्टर हर्षवर्धन वॉज माई स्टूडेंट एंड हेल्थ मिनिस्टर, उसने बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी लेडीज को, प्रेग्नेंट वुमन को, लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन लगने में बहुत देर लगी, जबकि देश और जगह स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए हम लोग की 13 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें आगरा के डॉक्टर नरेंद्र मेहता 2-4 पास प्रेसिडेंट थे और मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन है तो मैं ज्यादा जोर लगा सकती हूँ। तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि हर्षवर्धन हाउ कम हमारी लेडीज को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने 13 ऑर्गेनाइजेशन का मिलके लिख के सरकार को जो भी कुछ कर सकते थे 1, 2, 3, 4 फिर उनको रीजंस देते थे। फिर अल्टीमेटली जब लास्ट एकेडमिक कमेटी बैठी तो उसमें हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डॉक्टर्स जो थे वो उस पर बैठे। मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा, नीरजा
इसमें तुम जा रही हो और अगर ये आज नहीं पास हुआ तो आई थिंक कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। जी। और हमने उसको बहुत चढ़ाया। उसका आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली वॉचिंग कि उस मीटिंग में क्या हो रहा था। हाँ। उस मीटिंग में जितने पॉइंट्स हमने उसको लिख के दिए थे, उन्होंने एक के बाद धड़ धड़ बोलना कि आईसीओजी ने पास कर दिया, इसने पास कर दिया हमारी। तो मैंने तो अपनी समझ से बहुत कंस्ट्रेंट बना के भेजा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीनेशन ना भी लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी स्टडी नहीं हुई है, शायद बच्चों के इनबॉर्न बच्चों में कोई इफेक्ट आ जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने लैक्टेटिंग मदर में पास किया। जी। लैक्टेटिंग मदर में देने के बाद भी हमने वहां पर इंस्टीट्यूट का अब सिर्फ एक मीटिंग तुम्हारे पास और बाकी है। जी। अगर लैक्टेटिंग मदर में हो गया है तो इनमें क्यों नहीं हो सकता है। हाँ। तो जो नेक्स्ट मीटिंग थी उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगी, 2-4 आईसीएमआर के लोग भी थे, उन लोगों सबको एक के बाद एक फोन। हमने कहा ये आप लोग सब गलत कर रहे हैं, और लिख लिख के भेजा। मेरा क्या कर लेंगे, हम तो आई एम फाइटिंग फॉर विमेन ओनली। तो इतना अच्छा लगा कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने प्रेग्नेंट विमेन को भी दे दिया, और भगवान जाने क्या उनके बुद्धि में आई। इट वॉज गिवन फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जब वो आया तो हमने सबसे पहले टेलीफोन उठाया, नरेन को मिला, इसको मिला। हमने कहा देखो हम लोग तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आ गया। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट के लिए भी हमारे पास ट्रायल्स पूरे नहीं है। बोले नहीं मीरा जी अब चलने दीजिए इसको। सो दैट इज हाउ वी कुड गेट इट फॉर आवर मदर्स। और उसके बाद एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन हुई कि आई हैव डन दिस थिंग एंड आई कुड डू दिस थिंग। चाहे अब इसमें आपको कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है हेल्प करने के लिए। अगर आपने मन में ठान ली है कोई चीज तो वो हो तो जरूर जाती है। टाइम उसमें बहुत लगता है, आगे पीछे लड़ा झगड़ना पड़ता है, लेकिन जब कोई गुड चीज आ जाती है सामने तो आपको अंदर से ये फीलिंग होती है दैट यू हैव डन समथिंग फॉर द विमेन। रेनू, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका मिसयूज भी करते हैं आपकी पावर्स का। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पीरियड में बहुत सी सोसाइटी थी, हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, नॉट मी बट वेरी मेनी अप्रोच करती थी। अब पता चला कि एक बिल्कुल फटे कपड़े पहनने वाली लेडी है और खाने की आ गई बाहर, उसको पता चला कि हम थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। बोली मैडम हमारे यहाँ खाने का वो है ये। मैंने स्लिप लिख के थाने में भिजवाई कि इसको खाना दे दिया जाए। और चल फिर नहीं पाती तो साइकिल से वो जो पहुंचाने वाला था वो पहुंचा भी आया। बाद में आई कुड मेक आउट दैट शी वाज कलेक्टिंग इट जस्ट लाइक दैट, बाइलिंग अप द फूड। तो कभी कभी हम लोग गलती से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, ये नहीं ये जेन्युइन रेसिपिएंट है कि नहीं है, बट वट एवर इट इज व्हेन यू डू इट यू रियलाइज की दैट इट इज वेरी करेक्ट, और इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मुझे भी वही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जिसको क्या कहना चाहिए, आज में फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है कि आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, और उससे इट प्रमोट्स। आई थिंक मैम आपके जो गुड इंटेंशंस हैं, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो ऊपर वाला भी और सारी कायनात आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए और आपको शक्ति भी देते हैं। तो मैडम तो इतने सारे सोशल वर्क करती हैं, इतना कुछ एकेडमिकली ओरिएंट रहती हैं, आज भी हमारी सोसाइटी को कैरी फॉरवर्ड करने में मैडम बहुत आगे हैं। तो दैट कीप्स हर सो स्माइलिंग, सो ग्लोइंग ऑल द टाइम। मैम अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, आपने एक बहुत लंबा समय भारत में देखा है महिलाओं की हेल्थ को रिलेटेड देखे, तो अगर हम ये देखें तो 50-55 साल में महिलाओं की हेल्थ में आप क्या चेंजेस देखती हैं, या हेल्थ इंडस्ट्री में आप क्या चेंजेस देखती हैं? आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी रही हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी रही हैं, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने देखे हैं इस हेल्थ सेक्टर के? रीनू जी, मेरा ऐसा विचार है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ए वेरी ब्रॉड बेस, ब्रॉडर द बेस टॉलर द बिल्डिंग, दैट इज वन प्रिंसिपल। सेकेंडली, अगर हमारे एसोसिएट रेनू है, 4 हैं, 5 हैं, तो अगर हमें महाराजा कहलाने का शौक है तो हम मुझे अपने अंडर में राजा क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हर एक को हम करेंगे ये कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। तो अपने अंदर में खूब सारे राजा क्रिएट करें। ऑल ऑफ यू हैव गॉट ए ग्रेट पोटेंशियल। हो सकता है उस पोटेंशियल को इग्नाइट करने के लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए या उससे। तो आपने अगर अपने अंडर में सारे, पता चला कि मेरा एक कमेटी चेयरपर्सन बन रहा है, उसके लिए कह दिया, उसके लिए कह दिया। अब जैसे तुम्हारा सेंटर इतना बढ़िया रिकॉग्नाइज हो गया, आई एम फीलिंग प्राउड। तो अगर हम अपने अंडर में राजा क्रिएट करेंगे तभी तो महाराजा कहलाएंगे। और अगर हम अपने अंडर में सबको सबड्यू करते चलेंगे, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, तो यू कैन नॉट दिस थिंग।
तो हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने से यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, हर एक को कुछ ना कुछ बड़ा दो। एंड आई अभी सब कॉन्फ्रेंसेस में तुमने देखा है जी हाँ। एक से एक बढ़िया परफॉर्मेंस सब लोगों ने दी है। हाँ। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको मालूम है, दे आर वेरी इनोवेटिव, यू फील सो एलिवेटेड, यू मस्ट एनकरेज योर यंगर वंस, विमेन, नंबर 1। जी। सेकंड थिंग, आज की महिलाओं में मैं ये बताना चाहती हूँ, कितनी भी प्रगति कर ली जाए, जी। दे आर स्टिल ग्रेड 2, हाँ। दे आर स्टिल ग्रेड 2। जी। और अभी कलकत्ता का इंसिडेंस आपके सामने है, बिल्कुल मैम। उसमें जो भी कुछ हो रहा है, हम्म। मतलब दे आर स्टिल ऑन दैट एज जिसमें कि खाई एक तरफ है, खंदक एक तरफ है, और बढ़ने के लिए बहुत कुछ होते हुए भी निशानी कम है। जी। इन सबको दिमाग में रखते हुए जो हमने अपना WW फाउंडेशन बनाया, विमेन हेल्थ एंड वेलनेस फॉर विमेन एम्पावरमेंट। जी। अगर किसी भी महिला को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उसको स्वस्थ रखिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं जी। जो हैं उनको सबसे पहले इग्नाइट करिए। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दे रखा है, बट दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, हाँ। अंडर यूटिलाइज्ड है वो। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत कहने से एनीमिया मुक्त नहीं हो जाएगा। आपने थॉट इज वी हैव टू इग्नाइट इट, वी हैव टू डू इट। एनीमिया मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, डायबिटीज मुक्त भारत, ये 4 जो एजेंडाज इनके 2024 के थे, दे आर स्टिल नॉट अप टू द मार्क। और जैसा कि तुमने पढ़ा है कि हम लोगों ने अभी भी 25% to 30% अचीव करने के लिए हमारे पास है। तो इन सब के लिए हम लोगों को बहुत सी चीजें करनी है। हेल्थ एट योर डोर स्टेप एक प्रोग्राम मैंने चलाया था, शपथ 1000 चलाया था, और अभी भी तुम सबके सहयोग से बहुत सी चीजें आगे बढ़ानी है, बहुत सी चीजें आगे करनी है। तो महिलाओं का स्टेटस आज भी नंबर 2 पर है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मैडम बोल रही हैं, इस सभी को समझने की जरूरत है। और इस स्टेटस नंबर 2 है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है ये बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप एक महिला हैं तो आपको अपना फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना है, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। हेल्थ में आज भी इंडिया के अंदर अनीमिया या खून की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि मैडम ने बताया, अनीमिया के साथ साथ पोषण, एक न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ हमारी जो ज्यादातर डाइट्स हैं, बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, उनको कैसे एक पोषण न्यूट्रिशियस डाइट बनाता है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो भी अच्छी डाइट है, पहले क्योंकि महिलाएं घर में रहती थी तो पूरा अटेंशन खाना बनाने पे रहता था, एक पूरा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था। बट आज आप बाहर जाते हैं या बाहर जाने के बाद खाने बनाने पे इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी कि आगे की जनरेशन को सशक्त बनाने के लिए, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनकी न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करके रखना है। जो एक कल्चर चल चुका है कि हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, बाहर से आता है, कुछ हद तक कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ये सब चीजें हैं, मैडम से बहुत कुछ हमने सीखा है, हम सीख रहे हैं। और मैडम कह रही हैं खुद से कि आज भी हमारी महिलाओं का नंबर 2 पर लेवल है, और उसके लिए मैडम भी बहुत कुछ कर रही हैं, हमारी गवर्नेंस बहुत कुछ कर रही है। बट आप ये भी तो देखिए कि आप अपने परिवार में अपने आप को और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि हमारी ये जो 9 दुर्गे की महिलाएं हैं, जो एक दुर्गा स्वरूपा है, जो अपने आप में परम ब्रह्मा है, उनसे हम उनके जीवन से, उनकी जीवनी से क्या क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपसे और भी इतनी चीजें हैं। अगर मैं one last word I want to tell जी before anything comes in action, हम लोगों को हमेशा एक अपेक्षा रहती है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, आप मेरे लिए क्या करेंगे, ये मेरे लिए क्या करेगा। आज के दिन में जब हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, हमारे पास सब कुछ है, कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव आई डन। हमारे पास एक बैलेंस शीट इसकी है कि हमने खर्चा और उसकी तो बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा ना। तो आज हम ऊपर जाने के लिए, मान लीजिए हमारा यू टर्न है, तो वी मस्ट नो व्हाट वी हैव अर्न, हमने क्या किया है। सरकार को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, नगर निगम को ये करना चाहिए, वहाँ हमने उसके लिए क्या करा, हमने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए,
इस सोसाइटी के लिए, हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग, कितना कुछ है ना ये सब तो कुछ नौ दुर्गा में जी इन 9 दुर्गा के स्वरूपों को ये देखना है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है, किस प्रकार कात्यायनी रूप में, किस प्रकार काल रूप में किसी न किसी दुष्कर्म का वध किया है, किसी किसी एविल को हटाया है। तो हम लोग को भी इसको एक डिटर्मिनेशन की तरह लेना चाहिए। नाउ वी हैव टू डू, वी आर ऑन द गिविंग एंड, वी हैव रिसीव्ड करोड़ों रुपए सरकार ने हमारे ऊपर खर्च करके तुम्हें आज यहाँ तक पहुंचाया है। नाउ इट इज योर टर्न। और एक छोटा सा अमाउंट बना लीजिए कि हम अपनी इनकम का 10% करेंगे, 20% करेंगे, 50% करेंगे। सब कुछ कोई चीज तो डिसाइड करिए। हम सिर्फ सुबह से उठ के हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, गवर्नमेंट हैज डाउन ऑल दिस, तो वी हैव टू दिस थिंग। मेरी अभी गवर्नमेंट में एक मीटिंग हुई थी, तो जैसे मैंने कहा वी हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सब लोगों ने एक साथ तालियां बजाना शुरू कर दी। मुझे बड़ी देर बाद समझ में आया कि आई मीन नोबडी टॉक्स लाइक दिस, इसके मतलब इन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग दूसरों के लिए भी कुछ करिए। तो आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का पेशा नहीं छोड़िए, वो जीवन भर करना है। आप टीचर हैं, आपको जीवन भर टीच करना है, ये मत छोड़िए, लेकिन अपने पैशंस बरकरार रखिए। तो प्रोविजन, पैशन एंड ड्यूटी दे वर्क टुगेदर। वंडरफुल मैम। एक फाइनल मैसेज मैं आपसे चाहूंगी। ऐसे तो मैं आपसे रात भर बात कर सकती हूँ, कभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन सिर्फ आपके साथ ही गुजारूं और इतनी सारी चीजें आप जो बोलती जाए सबको आत्मसात करती जाऊं। सच में मैम, एक फाइनल मैसेज टू आवर यूथ, हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और यूथ के लिए, जितने भी हमारे यूथ हैं, कि कैसे जीवन को आगे लेके जाना चाहिए। जिंदगी में चुनौतियां तो हमारा पार्ट है, आप आगे भी बढ़ेंगे, लड़खड़ाएंगे भी, गिरेंगे भी, अच्छे दिन होंगे तो बुरे दिन भी होंगे, प्रमोशंस मिलेंगे तो डिमोशंस भी आएंगे, सुख के साथ दुख भी आएगा। बिना चुनौतियों के तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अपना माइंडसेट कैसे रखती हैं कि जिंदगी में आज तक आपने, जाहिर सी बात है आपके सामने हर कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ होगा, जिंदगी में आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आई हुई होंगी, तो कैसे आपने अपने को आगे बढ़ाया, क्या माइंडसेट रखा? आप इस यंग जनरेशन को मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेनू, नारी सशक्तिकरण बड़ा वाइड वर्क, बड़ा वाइड फ्रेम है। हाँ। सबसे पहले तो हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं उससे लेकर 7-8 साल की उम्र तक उनको एक बेसिक ट्रेनिंग, वो जो जिसको कहते हैं जन्मसार ट्रेनिंग होती है। जैसे पैदा हुआ हमारा बच्चा तो क्या सीताराम सीताराम, देयर इज समथिंग विच यू इग्नाइट कि उन लोगों को ऐसे करना है, बड़ों के पैर छूना है, या कोई बड़ा आया तो बैठे नहीं रहना है, उसको उठ के खड़ा हो जाना है। इसके लिए कोई क्लास अलग से नहीं होती है। दिस इज इनबॉर्न, दिस इज लर्न। मदर एंड फैमिली आर द फर्स्ट टीचर्स। आज आप आके खड़ी हुई और हमारी डॉटर जो ठाट से पैर फैला के बैठी रहे, नहीं खड़ी हो रही है, तो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द टीचर, इट इज आवर ड्यूटी टू टेल कि ये बड़े हैं, इनके लिए ये करना है। बड़ा कोई चल रहा है, ठीक से नहीं चल पा रहा है, दौड़ के उसको असिस्ट कर देना है। तो ये कोई लेक्चर्स नहीं, इट डजंट रिक्वायर। ये एक वो कार्यशाला है जो दिन प्रतिदिन हम लोग घर में सीखते हैं। अगर कोई बैठा है तो पहले उसको खाना ऑफर करिए, उसको पहले पानी पिलाइए, बड़ा आया है तो ये करिए। तो ये हम लोग शुरू से नहीं से अगर सिखाएंगे तो ऑल ऑफ ए सडन कितने एरोगेंट बच्चे आजकल के हो रहे हैं। आप एरोगेंस की लिमिट देखिए कि मैं इसी गाड़ी में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो ये बड़ी एडमायर करने वाली चीजें नहीं है कि मेरा बच्चा तो कहता मैं ब्लू गार्ड में आज जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इट इज टू बी डिस्करेज्ड। उसके बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं जूम का, जोमेटो क्या क्या नई नई चीजें मैं उस पर फोन करके वो मंगाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो इट इज ए फिल्दी वेस्ट ऑफ वेल्थ, फिल्दी वेस्ट ऑफ वेल्थ। अगर मेरे पास पैसा है और ज्यादा मैं खर्च कर सकती हूँ, इसके मतलब ये थोड़ी कि उसको बर्बाद करें। दे मस्ट बी टोल्ड द वैल्यू ऑफ ए मनी विच यू हैव अर्न्ड। अगर उनको बना बनाया मिल रहा है तो दे कांट जस्ट एक्सप्लॉइट इट। उसके बाद सेकंड, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने पड़ेंगे। अगर उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी है, मेरे तो पापा ने बहुत अर्न कर लिया और गहलोत साहब ने तो इतना कर दिया, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, आई हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड एक्सप्लॉइट, मुझे ये कर, तो वहां पर दिस रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इसके लिए कोई क्लास नहीं होती है, इसके लिए कोई टीचिंग नहीं होती है, टीचर का वो नहीं। लेकिन ये डे टू डे लर्निंग, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हम ही इनकरेज करेंगे अपने बच्चों को। हमें नॉनवेज खिलाना है नहीं खिलाना है, ये हम डिसाइड करेंगे
कब पूजा करनी है। अब आज नवदुर्गों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आपके संस्कार में है ये, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे संस्कार में जो चीज है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ये उनको कूट कूट के भरना है, तभी उनको हम चैलेंज कर सकते हैं। आज के समाज से उठते हैं। तुम्हारे पास भी लड़कियां आती होंगी पहले जमाने में और आज की टीचिंग में ठाट से आके कहती है, मैडम आई एम प्रेग्नेंट, आई हैव गॉट ए बॉयफ्रेंड, आई वांट टर्मिनेशन। आई हैव नेवर हर्ड दीज वर्ड्स व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, नेवर एवर। we get petrified listening to this हाँ, still. ये सेंटेंस सुन के मतलब शर्म आ जाती है कि इनसे आगे कैसे बात करें। सो दीज आर द थिंग्स, ये क्योंकि सिंगल फैमिली है, उन्हें कुछ भी करने की आजादी है। मम्मी ताश खेल रही हैं, कहीं पर है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका अलग क्लब चल रहा है, हस्बैंड बहुत पैसा है, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, जो आया ने कर दिया वो कर रहे हैं। दैट इज हाउ डिस्ट्रैक्शन अकर्स। अगर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ओनली कैन बॉन्ड यू। आज तुम यहाँ पर मेरे पास इसलिए बैठी हो बिकॉज यू हैव गॉट ए बॉन्डिंग, यू हैव गॉट ए लव, यू हैव गॉट ए पैशन फॉर मी। इफ इट इज नॉट देयर यू विल नॉट बी देयर। अरे होंगे ऐसे जाने कितने लोग होंगे। आज भी हमारी कोई टीचर आ जाते तो हम सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो ये बॉन्डिंग हम सिखाएंगे तब बच्चे सीखेंगे, वरना बच्चे आगे कहेंगे लुक एट दिस टीचर इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, मम्मी यू टेक एक्शन। ये आज की जनरेशन है। एक हमारी जनरेशन थी, अगर टीचर ने ये कह दिया है तो नेक्स्ट मदर फादर टीचर इज देयर। सो ये सब संस्कार हम लोगों को गुड़ गुड़ करके भरने हैं, उनको बताने हैं। अगर बच्चे आया और नौकर लोग पाल सकते होते तो हर बड़े घराने का बच्चा IAS अधिकारी बन जाता और कुछ भी बन जाता। आया लोगों से पहले हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, तब उन्हें पता चला है कि हाँ हमें मेडिकल में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमारे पेरेंट्स का बड़ा हार्ड अर्न मनी है, इसको इस तरह यूटिलाइज करना है। आज ये हॉस्पिटल हमें बना बनाया दिया गया, हमें इससे ज्यादा बढ़ाना है। दैट इज व्हाट दे लर्न। अगर उन्हें मालूम है कि बहुत सा पैसा है, वी कैन एक्सप्लॉइट इट, वी कैन। सो रेनू टीचिंग स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम द होम, एंड होम इज द बेस्ट विद्यालय फॉर any student, for any बच्चा। this much I can tell you। बहुत ही इतनी बड़ी बात मैडम ने बोली है जो हमारे आज के परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, बट संस्कारों को जो बच्चों में बीज डालना है वो घर से ही डलेगा। पेरेंट्स, मदर और फादर हैज टू बी द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। आप जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज को, अपने बड़ों को, अपने परिवार में जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, बच्चे ऑटोमेटिकली वैसा ही सीखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको किताब पढ़ा देंगे और आप गलत तरीके से बिहेव करेंगे। नो, आप अगर घर में बना हुआ फूड खिलाएंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो वाइसेस होती हैं मैम, मुझे लगता है कि जो गलत आदतें होती हैं वो एक्वायर करना बहुत आसान होता है। पूरे ही घर के लिए, पूरे ही समाज के लिए बहुत आसानी से वो हमारे अंदर आती हैं। बट जो अच्छा और सच्चा रास्ता होता है उस पे चलने के लिए, बिलीव मी, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किलें भी आती हैं उस रास्ते पे आने के लिए। बट हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अच्छा और सच्चा रास्ता ही आपको सत्कर्म की ओर लेके जाता है, जो हमारी अंतिम इच्छा हर इंसान की होती है। तो इस बातों का ध्यान रखना है। मैडम इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े एकेडमिशियन हैं, तीनों बच्चे उनके बहुत अच्छी उस्मर हैं, उनके सन इन लॉज IAS ऑफिसर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। स्टिल शी इज एम्फेसाइजिंग कि पैसे की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। ये कोई लाड़ नहीं कि आप अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू ना सिखाएं। पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे खर्च किया जाता है, पैसे क्या इंपॉर्टेंस है, वो बच्चे को भी वैल्यू देना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के मैडम की पूरा जीवन जो है, पूरी जिंदगी जो है, वो वैल्यूज से ओतप्रोत है और वही वैल्यूज हम उनके सत्संग से प्राप्त करते आ रहे हैं। और इस पॉडकास्ट का मुझे लगता है जो हमारा उद्देश्य है कि मैं ऐसी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराऊं, वो जरूर फुलफिल होगी और आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि जब हमारा उत्थान होगा तभी इस समाज का और हमारे देश और हमारी दुनिया का उत्थान होगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत प्रणाम। हैप्पी नवरात्रि।